सभी भाई और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के अंतर्गत जो फॉरेस्ट्री का हिस्सा है 50 नंबर का, उसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो ओजोन क्षरण वाला टॉपिक है वो बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन जो है वो एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक अर्थात ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु होते हैं। ओजोन एक अत्यंत ही लाभदायक और एक अत्यंत ही हानिकारक गैस भी है। 3 ओजोन के जो अणु होते हैं वो हवा के 10 लाख अणुओं का विखंडन कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी क्षमता होती है। ओजोन जो परत है वो उसका 90% हिस्सा जो है वो हमारे समताप मंडल में है। जो 90% हिस्सा है वो समताप मंडल में। इस समताप मंडल में जो ओजोन का जो लेयर है ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन जो 10% जो परत की जो मोटाई है जो क्षोभ मंडल में पड़ती है ये हमारे लिए हानिकारक है। ओजोन जब छिद्र देखा गया पहली बार 1985 में, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और ये अंटार्कटिका में किसी खोज के लिए गए थे और वहाँ पे इनको ओजोन छिद्र का पता चला। जो अंटार्कटिका है ये दक्षिणी ध्रुव के पास है, पता चला। और उसके बाद ही फिर मीटिंग बुलाई जाती है जिसको वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। फिर 1987 में फिर से प्रयास किया गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। जो वियना कन्वेंशन एक्चुअली ये बाध्यकारी नहीं था, तो देश इसको लागू करने को तैयार नहीं थे। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया जो बाद में बाध्यकारी हो गया। 1996 में जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो भी अन्य जो विघटनकारी जो पदार्थ होते हैं ओजोन को जो तोड़ सकते हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया। और 2030 तक हमारा ये टारगेट है कि 2030 तक जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको धीरे धीरे उसको हम पूरी तरीके से उसको बाहर कर देंगे। हम जिस तरीके से भी इसका प्रोडक्शन करते हैं, इसका जो निर्माण होता है, ओजोन का जो निर्माण है वो जो वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन के अणु हैं उस पर जब UV रेज टकराती है तो UV रेज और O2 मिल करके O3 का निर्माण करते हैं। ओजोन जो है वो एक अस्थिर गैस है। अस्थिर गैस अर्थात ये O2 है, O2 से O3 बनती है और तत्काल ही ये O3 से O2 बन जाती है। ये जो बनने का प्रोसेस है बहुत तीव्र होता है, मतलब ये एक अस्थिर गैस है। एक तरफ इसका निर्माण होता है तो दूसरी तरफ इसका विघटन हो जाता है। इसका जो निर्माण है ओजोन का वो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और मानवजनित प्रक्रिया के द्वारा भी होता है। ओजोन को विघटित करने वाले जो कुछ प्रमुख पदार्थ हैं उसमें आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और कार्बन। जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं इनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं हैलो कार्बन्स। हैलो मतलब कि हैलोजन और कार्बन मतलब कार्बन, तो ये कार्बन है और ये तीनों हैलोजन कैटेगरी में आते हैं। ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची है जिसमें है CFC, HCFC, हैलोन, HBFC, CCl4, CH3, CCl3, CH3Br, CH2BrCl और NOx। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो CFC है और जो HCFC है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से फेरॉन कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब 1987 में होता है तो उसमें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उसमें से 7 गैसों को प्रतिबंधित किया गया था। 7 गैसों को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप 9 गैसें हैं जिसमें जो NOx है और HCFC है, इसको छोड़ करके जितनी भी गैसें हैं इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, शॉर्ट में CFC कहते हैं। ये समताप मंडलीय ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक जिम्मेदार है।
मैंने बताया अभी कि जो 90% जो होता है, जो लेयर है, वो समताप मंडल में है, और जो 10% है वो क्षोभ मंडल में है। क्षोभ में, समताप में। तो जो समताप मंडल में जो 90% है, ये इसके क्षरण के लिए जो है वो CFC जिम्मेदार है। इसका व्यापारिक नाम जो है वो फ्रेयॉन है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो CFC है इसका व्यापारिक नाम है फ्रियॉन, और जो CFC और HCFC है इनका सम्मिलित रूप है फेरॉन। तो फेरॉन में और फ्रियॉन में कंफ्यूजन मत करिएगा। ये करता क्या है कि समताप मंडल में जो UV किरणों के द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। 65 से 110 साल तक ये O3 का क्षरण करते हैं। मतलब कि अगर एक बार वायुमंडल में पहुंच गया ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो 65 से 110 साल तक जो एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ये इतने समय तक वायुमंडल में बना रहता है, उसके बाद कहीं जाके इसका क्षरण होता है। तो CFC में जो दो सबसे प्रमुख उदाहरण आते हैं, CFC11 और CFC12। ये जो CFC है इनका यूज एक्चुअली होता कहाँ है, तो इनका यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में, और कंडीशनर यानी कि AC में। इन दोनों को ठंडा करने के लिए जो कूलेंट यूज होता है, इसी में ये यूज होता है। कूलेंट में CFC11 और CFC12 का यूज होता है। प्लास्टिक निर्माण में जो फोम एजेंट होता है, जब प्लास्टिक का निर्माण करते हैं उसमें एक फोम एजेंट का यूज होता है उसमें। फिर क्लीनिंग सॉल्वेंट में जो मशीन और धातु की जो धुलाई होती है उसमें ये यूज होता है, और आग बुझाने वाले कारक में ये यूज होता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFC है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, जो CFC है तो यहाँ पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ये एक फ्लोरीन आधारित जो है ये गैस है। और ऐसे ही जो HCFC है, इसमें केवल एक हाइड्रो बढ़ गया है, एक हाइड्रोजन, लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक फ्लोरीन आधारित गैस है। तो जो CFC है ये पहली पीढ़ी की थी, जो HCFC है वो दूसरी पीढ़ी की गैस है। तो CFC के विस्थापन के रूप में ये आया था, और इसका जो उदाहरण है वो HCFC 22 है और 123 है। इसको R22 और R123 कहते हैं। नाम इनका ध्यान दीजिएगा, ये CFC 11 है, ये CFC 12 है। 11 और 12 CFC में आता है, और जो 22 है और 123 है ये HCFC में आता है। अभी हमने से थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2030 तक इनको धीरे धीरे ख़त्म कर देना है। अब आते हैं HBFC, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ब्रोमीन धारण करने वाले, देखिए यहाँ पे जो CFC है, HCFC है, इन दोनों में फ्लोरीन आता है। तो ये फ्लोरीन बेस्ड हो गए। जहाँ पे भी B आएगा यानी कि ये ब्रोमीन बेस्ड है, ये ब्रोमीन धारण करने वाले हैं। ठीक, तो ये ब्रोमीन बेस्ड हो गए। तो ये ब्रोमीन धारण करने वाले ब्रोमीन परमाणु हैं, और ये क्लोरीन की तुलना में 100 गुना ज़्यादा, मतलब अगर एक क्लोरीन का जो अणु है, अगर वो अगर O3 को विघटित करता है, तो जो ब्रोमीन है वो 100 को विघटित करेगा। और ये भी अग्निशमन में यूज होते हैं। ओजोन परत के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ओजोन परत जो है ये 90% जो है ये समताप मंडल में है, 10% जो है ये क्षोभ मंडल में है। जो क्षोभ मंडल वाली है ये बुरी ओजोन है, मैंने पहले बताया अभी। ये स्मॉग के निर्माण में मदद करता है, वायु को प्रदूषित करता है, और श्वसन के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन जो समताप मंडल में है, समताप मंडल की जो निचली परतें हैं, तो उसमें ये 15 से 30 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। ये रेंज इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में, जो समताप मंडल है उसमें ओजोन का निर्माण लगातार UV किरणों, जो अल्ट्रा वायलेट हैं,
उसमें भी जो लघु तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है, दीर्घ नहीं, लघु तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है, इसको अच्छा ओजोन कहते हैं। 95% जो अल्ट्रा वायलेट है, जैसे ये ओजोन लेयर अगर है तो इस पर जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ रही हैं यूवी, इनको ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और ये जो यूवी है वो 95% तक एब्जॉर्ब हो जाती है। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो यूवी होता है उसका जो रेंज है वो मतलब जो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य 220 से 320 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। ओजोन परत जो है, ओजोन परत नापने के लिए हम कुछ मापन का यूज करते हैं। जैसे लंबाई मापने के लिए मीटर का यूज करते हैं, ऐसे ही ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहला हमारा है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। डॉप्सन जो कि सब लोग जानते हैं, डॉप्सन यंत्र का यूज हम लोग करते हैं, उसकी यूनिट भी डॉप्सन ही होती है। दूसरा है फिल्टर ओजोन मीटर और तीसरा है हमारा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको टॉम्स कहते हैं। तो इसका मापन जो होता है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से होता है, फिल्टर ओजोन मीटर से होता है और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से, मतलब कि टॉम्स के द्वारा किया जाता है। हम लोग जो यूज करते हैं यूनिट दूरी नापने के लिए, वो मिलीमीटर यूज करते हैं, मतलब जो बहुत छोटा है, मीटर से बहुत छोटा है। तो अगर देखा जाए तो जो एक डॉप्सन यूनिट होता है वो 0.01 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होता है। अगर इसको ऐसे देखें, एक डॉप्सन बराबर 10⁻⁻2 mm हो गया, मिलीमीटर के बराबर हो गया ये। अब ओजोन परत जो है उसमें जो छिद्र है वो पता कैसे लगा, हम लोग उसका इतिहास देखते हैं। तो 1974 में जो शेरवुड रोलैंड है और मारियो मोलिना, इन्होंने पहली बार इंगित किया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जो समताप मंडल में, यानी कि जो 90% वाला जो लेयर है, समताप मंडल में ओजोन का जो सांद्रण है उसको कम कर रही है। जो ओजोन का सांद्रण है, ठीक है, ओजोन के सांद्रण को कम कर रही है। 1975 में जो ब्रिटिश टीम थी वो जाती है वहाँ पे अंटार्कटिका में और स्टडी करने के लिए जाती है ओजोन पे, और उनको पता चलता है कि जो ओजोन की अल्पता है उसको ये लोग प्रत्यक्षदर्शी लोग देख के आते हैं कि वहाँ पे ओजोन में होल हो रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर अगर नॉर्मल भी अगर देखा जाए, जो ओजोन का जो होल बनना है ये एक प्राकृतिक घटना भी है। ओजोन अंटार्कटिक के ऊपर, मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु अर्थात सितंबर से लेकर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि ठंड से थोड़ा सा पहले जो ओजोन परत है वो 40% तक उसका क्षरण स्वतः हो जाता है। ये एक प्राकृतिक घटना है। ये जो घटना है इसको ओजोन छिद्र कहा गया। तो ओजोन छिद्र पहली बार कब देखा गया? 1975 में। O3 का जो नॉर्मल जो उनका सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन जो है उनका 220 डॉप्सन यूनिट जो है वो होना चाहिए। मतलब जो ओजोन लेयर है, जो उसकी मोटाई है, ये मान लीजिए ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो 220 डॉप्सन होनी चाहिए। अगर मोटाई इससे कम होती है अगर मोटाई इससे कम होती है तो हम कहेंगे कि ओजोन में छिद्र हो गया है। लेकिन जो सामान्यतया जो है वो 300 डॉप्सन यूनिट, मतलब जनरली जो है वो पूरे मतलब धरती के चारों ओर जो है वो 300 से 220 डॉप्सन, मतलब 300 डॉप्सन यूनिट तक तो पाया जाता है। कहीं कहीं पे और गिर जाता है, 250 तक आ जाता है। लेकिन जब वो 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे जाएगा, उसकी मोटाई जब और इससे कम होगी, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे ओजोन छिद्र हो गया है। जो अंटार्कटिक है हमारा, जो दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे जो क्षरण है उसका 3 कारण है, उसका 3 मुख्य कारण है। एक है ध्रुवीय समतापीय समताप मंडलीय बादल, जिसको नेक्रियास बादल भी कहते हैं। इसको मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है।
मदर ऑफ पर्ल, ये नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा। और ये नेक्रियास बादल, जो दक्षिणी ध्रुव पे जो ओजोन का क्षरण है, जो ओजोन छिद्र हुआ था, उसका प्राकृतिक कारण भी है। केवल जो प्रदूषण हो रहा है उसके द्वारा ही नहीं है, प्राकृतिक कारण है, जिसमें जो ध्रुव हमारा है, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे जो समताप मंडल में जो बादल है उनके द्वारा भी होता है। ध्रुवीय भंवर, पोलर वर्टेक्स, उसके द्वारा होता है। और सक्रिय क्लोरीन का भी प्रभाव होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो धरती है, देखिए ये जो धरती है, धरती क्या हो रही है, गोल गोल ऐसे घूम रही है, धरती ऐसे गोल गोल घूम रही है। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे, यहाँ पे होता क्या है, जो वसंत ऋतु जब वहाँ पे आती है तो यहाँ के जो बादल होते हैं, जो बादल हैं यहाँ पे, ये ऐसे गोल 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 ऐसे बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो बीच का जो छिद्र होता है, जैसे आप पढ़ेंगे जब आंधी आती है, आंधी में क्या होता है, आंधी में यही पैटर्न बनता है सेम, कि जो भी पदार्थ होते हैं उसमें वो किनारे किनारे हो जाते हैं, और बीच का जो क्षेत्र होता है, ये जो बीच का क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र होता है ये खाली हो जाता है, और जो चारों ओर होता है वो पदार्थ होते हैं। तो जो बादल हैं, बादल ऐसे चारों बादल हैं वो ऐसे चारों ओर आ जाएंगे, बादल चारों ओर आ जाएंगे, और जो बीच का ये जो ये वाला एरिया है ये खाली हो जाता है। और ये एक प्राकृतिक घटना है, और उसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। मतलब ओजोन छिद्र वहाँ पे फिर बनता है इस तरीके से। अब हमने कहा कि जो हमारा जो ओजोन लेयर है हमको बचाता है वो यूवी रेज से। तो यूवी रेज के बारे में जानते हैं। यूवी रेज हमारी 3 होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। जो यूवी सी है वो सबसे खतरनाक है, यूवी बी उससे कम खतरनाक है, और यूवी ए जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो यूवी ए जो है चूँकि सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो उसका अवशोषण पूरी तरीके से कर लिया जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो यूवी ए है ये एपिडर्मिस को पेनिट्रेट कर देगी। पेनिट्रेट मतलब कि स्किन में हमारे ये छेद करके अंदर घुस जाएगी, और इससे हमारी स्किन सिकुड़ जाएगी। दूसरा है यूवी बी, ये भी एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करेगी, स्टिमुलेट मेलेनिन प्रोडक्शन। मेलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे स्किन के नीचे जो मेलेनिन बनता है उसके प्रोडक्शन को ये बढ़ा देगी, और स्किन जो है हमारी वो एकदम लाल हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया कि जो यूवी सी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और ये पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है, ये अवशोषित हो जाती है। तो अगर जो हमारा ओजोन लेयर है अगर वो हट गया तो यूवी जो सी है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। मतलब मैंने माना कि अगर 95% अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा था और ये अगर 70% ही हुआ और 30% अगर धरती पे आने लगा तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यूवी बी के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यूवी ए जो है उतनी खतरनाक है नहीं, यूवी सी आती नहीं है, और यूवी बी जो है वो आती है। तो यूवी बी के बारे में जानते हैं। अगर यूवी बी का विकिरण अगर ज़्यादा हो जाए, जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो समुद्र में जैसे भूमि पे जैसे पौधे भोजन बनाते हैं अपना, वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वैसे ही समुद्र में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन है इनके उत्पादन में कमी आ जाएगी। जब इनके उत्पादन में कमी आ जाएगी अर्थात भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब भोजन कम हो जाएगा तो जो जल का जो आहार जाल है, हम लोगों ने आहार जाल पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो आहार जाल जो है वो असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि भोजन की कमी हो गई है। तो CO2 बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। यूवीबी जो है वो उनको ज़्यादा खतरनाक, मतलब उन फसलों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का यूज ज़्यादा होता है। जिस फसल में भी रासायनिक उर्वरक का यूज ज़्यादा होगा उन फसलों को जल्दी जला देगी, मतलब कि झुलसा देगी, और फसलें बेकार हो जाएंगी। यूवीबी का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, हमारा जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, हो सकता है एक लंबे समय के दौरान, इतना जल्दी नहीं होता, ये एक लंबे समय के दौरान होगा। स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है। जो क्षोभ मंडलीय ओजोन है, मैंने कहा कि जो 90% ओजोन है, 90% जो है वो समताप में है, समताप मंडल में है, लेकिन जो 10% है, ये जो 10% है ये क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल वाली ओजोन है वो बहुत हानिकारक होती है।
इसका मुख्य प्रभाव है कि जो पौधे हैं इनके CO2 के अंतर्ग्रहण में कमी हो जाएगी। ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है। CO2 का वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब CO2 का ग्रहण नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन का उत्पादन हो नहीं पाएगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। तो जो क्षोभ मंडलीय ओजोन है वो बहुत ही खतरनाक है। ओजोन क्षरण नियंत्रण करने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो आज तक किए गए हैं उसमें सबसे मुख्य जो है ये 3 प्रयास हैं ओजोन के लिए। पहला है हमारा वियना कन्वेंशन 85 में, दूसरा है मॉन्ट्रियल 87 में, और तीसरा है किगाली 2016 में। वियना कन्वेंशन जो है वो 1985 में इसको अपनाया गया था। 1988 तक जो उसका फ्रेमवर्क है, मतलब जो उसकी कार्यविधि है, वो पूरी तरीके से तैयार हो गई और भारत ने इसका जो समर्थन है वो 1991 में किया। तो मुख्य इसमें क्या हो गया, 1985 में ये बना और 1991 में भारत ने इसका समर्थन किया। सन 2009 तक आते आते, चूंकि स्टार्ट जब ये हुआ था तो उतना ये बाध्यकारी था नहीं, लेकिन 2009 आते आते इसको सार्वभौमिक सत्यापन मिल गया पूरे विश्व से, और ये सार्वभौमिक सत्यापन प्राप्त करने वाला दुनिया का ये पहला कन्वेंशन बना। इसको फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है जैसे आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप एक योजना बनाते हैं, ठीक, तो उसको फ्रेमवर्क कहते हैं। तो इसको फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहा गया क्योंकि ओजोन को कैसे समाप्त करना है उसके लिए जो योजना बनाई गई, जो फ्रेमवर्क बनाया गया, वो वियना कन्वेंशन में ही बनाया गया था, इसलिए इसको फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहते हैं। ये बाध्यकारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बाध्यकारी नहीं है, और इसमें CFC के उपयोग में कमी, ध्यान ये देना है कि इसमें केवल CFC की बात की गई है, यहाँ पे HCFC की बात नहीं की गई है। दूसरा है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया कि जो CFC है, चाहे जो भी जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं, उसके उत्पादन में, मतलब आप उसका प्रोडक्शन भी कम करेंगे और उसके उपभोग में भी कमी, इन दोनों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 16 सितंबर 1987 को ये अपनाया गया। और आप लोग ये याद कर लीजिए कि जो 16 सितंबर है इसी दिन हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं ये किस प्रोटोकॉल के तहत इसको लागू किया गया है, तो उसका उत्तर हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1989 से प्रभावी रूप में काम करता है और भारत जो है वो 1992 पे इस पे हस्ताक्षर किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो उसकी मुख्य भूमिका है इसको बनवाने में, और ये एक बाध्यकारी समझौता है, ठीक। तो वियना में और मॉन्ट्रियल में क्या क्या अंतर हो गया? वियना जो है वो बाध्यकारी नहीं है, मॉन्ट्रियल जो है ये बाध्यकारी है, और इसमें उत्पादन और उपभोग में कमी लाने के लिए कहा गया। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे उनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इसके लक्ष्य हैं क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो इसमें जो देश हैं उनको कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उनको अलग अलग टारगेट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। जो विकसित देश हैं, विकसित देश जैसे मान लीजिए कि USA हो गया, ठीक, तो USA हो गया तो उसको टारगेट दिया गया कि आप सन 2000 तक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके उत्पादन एवं उपभोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देंगे, और जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है उसको 2005 तक आप प्रतिबंधित कर देंगे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जो सन 2000 वाला है ये अच्छे से याद रखना है। 1994 तक 1986 के स्तर का 80% और सन 2000 तक पूर्ण प्रतिबंधित। तो 2000 पूर्ण प्रतिबंधित तो था ही पहले से, लेकिन कहा गया कि जो 1994 जब तक आएगा, ठीक, ये बना है 87 का, और ये 89 में इसको ये पूरी तरीके से काम करने लगा। तो 89 के बाद 1989 और फिर +5 साल बाद का जो टारगेट दिया गया, कहा गया कि 1986 के स्तर का आप 80%, मतलब अगले 5 साल में आप उसको 80% तक उसका जो प्रोडक्शन है और जो यूज है उसको आप घटा देंगे।
जो विकासशील देश हैं वो 2010 तक इनको टारगेट दिया गया कि आप 2010 तक आप इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दीजिए। और ऐसे विकासशील देश जिनका जो वार्षिक उत्सर्जन है वो 0.3 kg पर पर्सन, मतलब एक आदमी जो है वो केवल 300 ग्राम तक ऐसे पदार्थों का यूज करता है जिससे कि O3 की हानि हो, तो ऐसे जो देश हैं उनको छूट दिया गया इससे। इसमें कुछ संशोधन हुए थे बाद में, ये उतने प्रमुख नहीं है, ये प्रमुख है। 2010 में 1989 में ये लागू होता है और कहा गया कि 1989 से 5 साल अगर कर दें तो 1994 तक जो है वो 80% कम करना है जो विकसित देश हैं उनके लिए, और जो विकसित देश हैं उनको टारगेट दिया गया सन 2000 तक आप उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, और जो विकासशील देश हैं उनको 2010 तक का टारगेट दिया गया। और जो ऐसे देश जो विकासशील हैं लेकिन 0.3 kg पर पर्सन से कम प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए कोई इसमें बाध्यता नहीं है। अब आता है 2010, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ष है। 2010 में जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रो HCFC है, इसका टारगेट रखा गया कि 2030 तक इसको धीरे धीरे इसको समाप्त करना है। और 2015 में दुबई में एक मीटिंग होती है, उसमें उसको दुबई पाथवे के नाम से जाना जाता है, उसमें HFC अपनाया गया, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको भी इसमें ऐड कर लिया गया कि इसको भी समाप्त करना है। HFC जो है उसकी कमी से सदी के अंत तक 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तीसरा है हमारा किगाली समझौता। किगाली जो है वो देश रवांडा में है, ये 2016 में हुआ था और इसमें 197 देशों ने भाग लिया है। इसका टारगेट रखा गया है सन 2100 तक, मतलब 21वीं सदी के अंत तक 0.5 डिग्री सेल्सियस कम करने का टारगेट रखा गया है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है केवल ओजोन परत क्षरण करने वाली गैसेस में सम्मिलित की गई थी, लेकिन जो किगाली समझौता है, चूँकि किगाली समझौता भी ओजोन के लिए ही है, लेकिन किगाली समझौता में कहा गया कि जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं उनको, ऐसी गैसें, उनको भी हमको प्रोडक्शन और यूज़ बंद करना है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितनी भी गैसें जिम्मेदार हैं उन सभी को इसमें शामिल करना है। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितनी गैसें जिम्मेदार हैं वो, और प्लस जो ओजोन को विघटन करने के लिए जो गैसें जिम्मेदार हैं जैसे CFC या CFC, सबको प्रतिबंधित करना है। तो किगाली में ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन दोनों आ गया, और इसके पहले जो था मॉन्ट्रियल और वियना, उसमें केवल क्या था, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसें थीं। और ये जो किगाली समझौता है इसको संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है, और ये 2019 से ये बाध्यकारी हो गया है। ऐसे ही जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अलग अलग देशों का समूह बनाया गया था, वैसे ही इसमें भी है। इसमें भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो भारत जो है तीसरे नंबर पे है। भारत जो है वो तीसरी कैटेगरी के देश में आता है, और इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब है। इसका लक्ष्य जो बनाया गया है वो 2028 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका प्रयोग जो है वो स्थिर करना है, और 2047 तक 2025 के स्तर से 15% इसको कम करना है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये लक्ष्य याद रखना जरूरी है, भारत ने 2021 में जो किगाली समझौता उसका अनुसमर्थन किया, और चरणबद्ध तरीके से जो HFC उसको बाहर करना ही करना है। 1993 में इंडिया कंट्री प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं, मतलब जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं, उनको बाहर करना था। और ये हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है MOEFCC, उसी के द्वारा चलाया गया था, और इसमें ओजोन सेल का गठन किया गया। ओजोन दिवस हमने अभी को जाना, ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर, ये मॉन्ट्रियल है
मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था उसी के तहत ये हम लोग मनाते हैं। और जो गैसें हैं, अगर देखा जाए कि उनकी ओजोन को विघटन करने की क्षमता के आधार पे, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली ये पूछा हुआ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सीएफसी की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो हेलोन्स होती है फिर उसकी कम होती है, फिर उसके बाद CH2BrCl की होती है और फिर HCFC की होती है। तो हमारा ये चैप्टर अब ख़त्म होता है और इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, मैं उनको फिर से रिवाइज कर देता हूँ जो एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो ये तीनों कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 2030 तक जो HCFC इसको ख़त्म करना है, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया कि एक अस्थिर गैस है और ओजोन का निर्माण कैसे होता है, वो यूवी रेज के ऑक्सीजन से टकराने से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं उनको हेलोकार्बन कहते हैं, ये प्रमुख हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 7 गैस, देखिए यहाँ पे 7, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 7 गैसों को प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें केवल जो HCFC हैं और NOx जो होती हैं उनको नहीं रखा गया था, बाकी सभी गैसें थीं। CFC और HCFC को मिला करके फेरॉन कहते हैं, और जो CFC है उसको फ्रियोन कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। CFC का उदाहरण देखिए, CFC का उदाहरण 11 और 12 CFC का, और जो HCFC है उसका 22 और 123, ये नंबर आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर जो CFC है वो फ्लोरीन बेस्ड है और HCFC जो है वो भी फ्लोरीन बेस्ड है, तो दोनों, ये दूसरे पीढ़ी की है, ये पहले पीढ़ी की है, ये इंपॉर्टेंट है 2030 तक वही HCFC वाला। जो भी ब्रोमीन होती हैं वो, मतलब H जहाँ पे बी आएगा वो ब्रोमीन आधारित होती हैं। ओजोन परत का रेंज पूछ सकते हैं, 15 से 30 किलोमीटर के रेंज में होता है। और इनको नापते कैसे हैं, एग्जाम में एक्चुअली जो डॉप्सन है, डॉप्सन यही पूछा जाता है मुख्यतः, क्योंकि सामान्य एग्जाम में बस यही लोग जानते हैं। लेकिन अगर पेपर कठिन बनता है तो हो सकता है कि इसमें फिल्टर ओजोन और टोटल ओजोन में मतलब कि टर्म्स भी दे दिया जाए, तो आप लोग इसको जानिएगा। एक डॉप्सन यूनिट जो होती है वो 0.1 mm के बराबर होती है। 1975 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश टीम जो है वो जोसेफ फोरमैन की अध्यक्षता में गई थी वहाँ पे। और जो दक्षिण ध्रुव पे जो ओजोन का जो छिद्र होता है वो एक प्राकृतिक घटना है, न कि वो मानव के द्वारा की गई घटना है। ओजोन परत की जो सामान्य जो मोटाई होती है वो 300 होती है, लेकिन अगर वो 220 से अगर कम अगर उसकी मोटाई घट रही है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ओजोन छिद्र हो गया है। और जो अंटार्कटिका के ऊपर जो भी क्षरण होता है उसके 3 कारण हैं, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, नेक्रियास चाहे मदर ऑफ पर्ल, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मदर ऑफ पर्ल चाहे उनको नेक्रियास बादल कहते हैं। फिर जो पोलर वर्टेक्स होते हैं, ध्रुवीय भंवर और सक्रिय क्लोरीन वहाँ पे हो गया। फिर यूवी बी का प्रभाव क्या क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, जो समुद्र में जो भोजन बनाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनके उत्पादन में कमी। और या फिर इस पॉइंट से ये बन सकता है कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो जो सी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्षोभ मंडलीय, ये बहुत ही प्रमुख है। क्षोभ मंडलीय में क्या होता है, CO2 के ग्रहण में, मतलब पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण कम करेंगे। कन्वेंशन में प्रमुख जो है, कन्वेंशन में प्रमुख अगर देखा जाए तो जो वियना कन्वेंशन है 1985 का है, और भारत इसको किया था 1991 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहते हैं। मॉन्ट्रियल जो है वो 1987 का है और भारत इसको किया है 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो है वो UNEP की है, और ये एक बाध्यकारी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो विकसित देश हैं, देखिए जो विकसित हैं, विकसित को टारगेट दिया गया था सन 2000 तक। जो विकासशील हैं
उनको टारगेट दिया गया सन 2010 तक। तो इनका टारगेट आप याद रख सकते हैं। और जो HFC है, जो हमारा दुबई पाथवे है, उसमें 0.5 डिग्री से मतलब कि आधा डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। और जो किगाली समझौता है उसमें भी यही कहा गया कि हमारा सदी के अंत तक, मतलब 21वीं सदी के अंत तक 0.5 डिग्री है जो कम कर देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ सकता कि ये हुआ कहाँ था मीटिंग, तो ये रवांडा में हुआ था, ये अफ्रीकी देश है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, चाहे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें केवल हम लोग ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैसों को काउंट करते थे, लेकिन जो किगाली हुआ उसमें ओजोन परत प्लस ग्लोबल वार्मिंग दोनों को इसमें ऐड कर, मतलब दोनों को इसमें माना गया। ये 2019 से बाध्यकारी होता है। और भारत जो है वो ऐसे तीसरे कैटेगरी में आता है। आप पढ़ना चाहे तो उसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तीसरे कैटेगरी में आता है। भारत का टारगेट है कि 2028 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उसको स्थिर करना है, और 2047 तक 2025 के स्तर का, मतलब जो अभी समय चल रहा है उसका 15% कम करना है। और भारत इसको 2021 में इसको साइन कर दिया है। और ये 2021 में साइन किया है, 2016 का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप अलग से टाइप नोट कर सकते हैं। ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये किया गया था। बस, तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। तो हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। तो चैनल पे बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो ज़रूरतमंद हो आपके आसपास, अगर कोई भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा हो तो उसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।